हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपके डांट के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर फ्रेंड्स करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारा पीएमएस चाहे सिंध का है, बलूचिस्तान का है, केपीके का, पंजाब का, उसके लिए इक्वली जो है यहाँ पर फ्रूटफुल है। ठीक है, तो जो आपका डांट का कंप्लीट एनालिसिस रहेगा वो फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। आप अपने सीएसएस 2027 के लिए और पीएमएस के लिए एक अपनी नोटबुक जो है कॉम्प्रिहेंसिव वो अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप करना क्या है कि अगर आपको जो न्यू है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम सर कैसे इसको कॉम्प्रिहेंड करें, तो मैं पहले भी डेली बेसिस के ऊपर बता रहा हूं, लेकिन यह है कि आप क्या करें, एक नोटबुक लें, अपने पेजेस को अलग अलग करें और एक एक पेजेस के ऊपर एक टॉपिक लिखते जाएं और उस टॉपिक के हम जो है यहां पर रिलेटेड डेली बेसिस के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां से जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है वो आप नोट करते जाएं। ठीक है, और साथ में डेट भी डालते जाइएगा ताकि आपके लिए इजी हो, दोबारा अगर चीजों का ओवरव्यू लेना हो तो आप आकर इजीली जो है ओवरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी होगी कि टॉपिक इकोनॉमी के रिलेटेड है, इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है, वर्ल्ड टॉपिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात की जा रही है, तो आप स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं, है ना। कोई भी हमारा जिस तरह अभी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, तो इसके बारे में अगर आपने पेज बनाया तो उसके अंदर आप चीजें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा था ना। तो अब ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो यहां पर जो आपके एनालिटिकल एबिलिटी वो बहुत ज्यादा मैटर करती है ना। अब हम यहां पर बहुत सारी चीजों को जो है वो स्किप भी कर देते हैं, जो मैं पहले भी कहता हूं, थोड़ा हार्श क्रिटिसिज्म होता है, थोड़ा सा इमोशनल होता है या पर्सनलाइज्ड होता है, तो फिर हम उसको साइड पर रखते हैं, क्योंकि हमें जो है एक बैलेंस अप्रोच चाहिए और एग्जाम ओरिएंटेड हमें एनालिसिस चाहिए। तो इसलिए जो है हमारा जो एनालिसिस रहता है वो हमारा पर्पस ये नहीं है कि न्यूज देना है आपको, तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को कैसे डील किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह जो है हम डेली बेसिस के ऊपर जो हमारा डांट का एनालिसिस रहेगा, तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जो बाद में आपको इधर उधर भागने के पड़ता है ना कि आप 17 डेज में या 20 डेज में, तो वो आप कवर नहीं कर पाते, फिर क्या होता है कि मार्क्स आपके कम आते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहां पर सीएसएस को पास करना तो अलग बात है, लेकिन अब एलोकेशन जो है लेना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ से। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो ओपिनियन रहने वाली है मलिया लोधी साहबा के ओपिनियन रहने वाली, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एक स्टेटमेंट बोली थी कि द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, है ना। कि बाहर से जो हमारे खतरात या हमें नजर आ रहे उनका खौफ नहीं है, जो एक हमें एक अंदर से खौफ है ना, हमारे अपने अंदर खौफ है, वो सबसे बड़ा खतरा हमें नजर आता है ना। अब क्या हो रहा है कि अगर हम स्टेट के केस देखें, हमारे पाकिस्तान के केस में, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो बैरूनी खतरात है ना वो इतने नहीं हमें लग रहे, लेकिन इंटरनली जो हमें यहां पर खौफ नजर आ रहा है ना, जिस तरह यहां पर चैलेंजेस हमें एस्केलेट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको कर्टेल करना पड़ेगा। जब आप इंटरनली स्ट्रांग होंगे ना, तो फिर क्या कर सकेंगे, आप बड़े चैलेंजेस का भी इजीली सामना कर पाएंगे। ठीक है, अब चाइना क्या कर रहा है, दुनिया के अंदर वॉर लगे हुए, लेकिन इंटरनली स्ट्रांग है ना। हालांकि आपको पता है कि वो यहां पर अपना 5 ईयर प्लान भी इंट्रोड्यूस करवा रहा है ना। तो क्या इंटरनली जब आप स्ट्रांग होंगे ना, जो आपका खौफ है इंटरनली, अगर आप उसके ऊपर काबू पा लेते हैं, तो देन आप बड़े बड़े चैलेंजेस है या मल्टीफेरियस आपको इश्यूज या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है, तो उसको आप इजीली जो है यहां पर कर्टेल कर सकते हैं। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कही थी। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले मलिया लोधी साहबा क्या जो ओपिनियन रहेगी हमारे पास फर्स्ट नंबर पर, इन्होंने बड़ा अच्छा यहां पर एनालिसिस किया है। इतने दिन से हम जो यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, मार्क कॉर्नी को लेकर यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, मिडिल पावर्स को लेकर यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन और यहां पर ट्रेड हुई यहां पर इंडिया के साथ, उसके बाद यूएसए की फॉरेन पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो आज हमारे पास जो रहने वाला है, इसका जो है एज ऑफ स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो ये बेसिकली जो पूरा रहेगा ना, अगर जो यहां पर मार्क कार्नी जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर अभी जो रिसेंटली यहां पर स्पीच दी थी दोस्तों, तो वहां पर क्या हुआ था कि उन्होंने मिडिल पावर्स के ऊपर बात की थी, है ना। तो मिडिल पावर्स को इस तरह जो अभी जो हमें यहां पर कंटेम्परेरी सिनेरियो नजर आ रहा है, जिस तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर चेंज देखने को मिल रहा है, जिस तरह यहां पर इंटरनेशनल ऑर्डर जो चेंज किया जा रहा है, तो इसके अंदर जो मिडिल पावर्स है वो अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वो कैसे स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी, है ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द फ्यूचर, इस चीज को देखने वाले। ये जो है ना, ये एक कह ले के जनरल सी डिस्कशन है, एआई के साथ रिलेट किया गया बेसिकली यहां पर।
थोड़ी जनरल डिस्कशन है, लेकिन ये है कि हम ऐड कर लेंगे, इसका ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ओपिनियन रहेगी। उसके बाद हमारे पास है सब्सिडीज। हाँ, सब्सिडीज जो हमारे पास यहाँ पर रिलीफ जो दिया गया अभी 4 पॉइंट समथिंग जो है यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस कम की गया है ना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो एकदम से अगर बोला जाए तो इंडस्ट्रीज को बूस्टअप करने के लिए है ना, और जो कह ले के यहाँ पर जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए दिया गया। अब ये किस केस में दिया गया, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो अभी रिसेंटली जो मदर ऑफ डील्स हुई है ना यहाँ पर जो यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान में, तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने यह स्टेप लिया कि एटलीस्ट यहाँ पर एनर्जी की प्राइसेस को यहाँ पर कम किया जाए, ताकि इंडस्ट्री जो है अपना काम करे, यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाए, ताकि उससे एक्सपोर्ट बढ़े यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मुस्लिम ब्लॉक्स स्लैम गजा ट्रूस ब्रिज, इस चीज को यहाँ पर देखने वाले। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका पीएमएस है, आपका सीएसएस तो स्टार्ट होने वाला है आपका 4 फेब से, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट अगर पीएमएस क्वेश्चन लाजमी के जो बोर्ड ऑफ पीस यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, या जो कह ले के ट्रंप की तरफ से जो यहां पर 20 पॉइंट्स दिए गए है ना, क्या वो आगे प्रॉपर इंप्लीमेंट हो पाएंगे? क्या फ्यूचर आप देखते हैं पैलेस्टाइन का या गजा का, इस चीज को हम यहां पर देखने वाले, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में फेस डेडलियर अटैक्स फ्रॉम द अफगानिस्तान, टेंशन ऑन द पाकिस्तान अफगानिस्तान, जो यहां पर बॉर्डर के ऊपर हमें क्लैशेस देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो बलूचिस्तान के अंदर अभी 10 to यहां पर हमें नजर आया, 10 to यहां पर 12 प्लेसेस के ऊपर जो अटैक किए गए हैं, बोला यह जा रहा है कि ये बीएलए की तरफ से यहां पर किए गए, ठीक है। तो इसके अंदर जो है काफी यहां पर लॉस भी हुआ। जिस तरह सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहां पर स्टार्ट हो रही है, यहां पर इसको कनेक्ट किया करने वाले हम नेशनल इंटीग्रेशन और यहां पर नेशनल यूनिटी के साथ, है ना, कि जिस तरह यहां पर मल्टी कल्चर्ड, जिस तरह यहां पर हम बात करते हैं एथनिसिटी वाला क्वेश्चन आता है सीएसएस के अंदर 24 वाला आप उठाकर देखे पेपर, है ना, पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर, उसके अंदर आपको एथनिसिटी वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि किस तरह का चैलेंज हो सकता है स्टेट के लिए। तो अब देखा जाए बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह हमें पश्तून यहां पर बलोच हमें यहां पर कम्युनिटी देखने को मिलती है, तो क्या है फिर यहां पर हमें आज नेशनल इंटीग्रेशन को एक बहुत बड़ा थ्रेट भी हमें नजर आ रहा है देखने को, ठीक है। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6 नंबर पर है लास्ट यूएसए रशिया न्यूक्लियर पैक्ट न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है यहां पर एक्सपायर होने वाली है 4 फेब से, ठीक है। तो अब ये जो 1991 के अंदर बेसिकली साइन की गई थी, ठीक है, ये मिखेल गोर्बचेव थे, उसका जॉर्ज बुश थे, हमें नजर आते थे दोनों के दरमियान 1991 के अंदर, और इसको 1994 के अंदर बेसिकली इन्फोर्स किया गया, और इसका 2 ग्लोबल पावर्स के दरमियान में हो गया, एक सोवियत यूनियन और उसके बाद यूएसए, ठीक है। बाद में सोवियत यूनियन तो यहां पर टूट चुका था 1991 के अंदर, बाद में फिर क्या होता है रशिया और यूएसए के दरमियान में हमें यहां पर ट्रीटी देखने को मिलती है, स्टार्ट ट्रीटी, ठीक है। फिर इसको रिन्यू किया गया 2010 के अंदर, और बाद में अब जो है यहां पर इसको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा। देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों की तरफ से क्या डिमांड कर रहे हैं, इस चीज को देखने वाले। उसके बाद 7वें नंबर पर है इज ग्लोबल साउथ रेडी टू फुल वैक्यूम लेफ्ट बाय द वेस्ट, इस चीज को देखने वाले कि जो अभी जिस तरह यहां पर यूएसए 66 प्लस जो है यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर रहा है, तो जो पीछे का वैक्यूम यहां पर क्रिएट हुआ है, क्या मिडिल पावर्स जो यहां पर ग्लोबल साउथ की अगर बात करें या मिडिल पावर्स है, क्या इस वैक्यूम को फुल कर पाएंगे, इस चीज को देखना है। और ग्लोबल साउथ की अगर बात की जाए तो यहां पर हमारे पास पूरा जो एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो चाइना आ जाता है हमारा, यहां पर इंडिया पाकिस्तान यहां पर हमारा, है ना। तो ये सारे कंट्रीज है कि क्या इस वैक्यूम को यहां पर फुल कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि जिस तरह यहां पर यूरोपीय यूनियन का अभी जो है कह ले कि एक मूव हुआ एकदम से, जो हमें ग्लोबल पावर शिफ्ट देखने को मिल रहा है, और उन्होंने यहां पर एशिया की तरफ मूव किया है, इस चीज को देखना है। जिस तरह इंडिया के साथ उन्होंने रिलेशंस बढ़ाए, जिस तरह यहां पर चाइना के साथ दोबारा रिकैलिब्रेशन हमें देखने को मिल रही है, 8 साल के बाद हमें दोबारा रिकैलिब्रेशन देखने को मिल रही है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और यहां पर केयर स्टारमर जो अभी यहां पर विजिट किए, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब को हम लाजमी डिस्कस करते हैं, जो हमारे सिनोनिम और एंटोनिमिकली इंपॉर्टेंट है। आप अपनी वोकैब जो है वेरिएशन लेकर आ सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर, सॉरी राइटिंग स्किल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले देखने वाले हैं मलिया लोधी साहबा के यहां पर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो रहने वाली है ओपिनियन। ऑलरेडी हम इसके ऊपर काफी डिस्कशंस कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये जो डिस्कशन रहने वाली है इसके ऊपर हम थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको चीजें यहां पर क्लियर हो जाए, ठीक है। अब और क्या रखा, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यहां पर हमें मीटिंग देखने को मिलती है, जो 19 to 23 जनवरी 2026 होती है स्विट्जरलैंड के अंदर डिवॉस के अंदर, ठीक है।
तो वहां पर जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है वो स्पीचेस रहते हैं। उनमें से अगर देखा जाए ट्रंप की जो स्पीच और उसके बाद मार्क कार्नी जो हमें यहाँ पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं, इन दोनों की स्पीच यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, ठीक है। अब मार्क कार्नी की जो ओपनिंग स्टेटमेंट अगर देखी जाए तो उन्होंने टोटली जो है यहाँ पर बात की थी कि मिडिल पावर्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए, न्यू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की उन्होंने बात की, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट होनी चाहिए उनकी, ठीक है। तो उस एक तरफ जो है यूएसए अपनी जो है वो कह लेकर स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट कर रहा, और एक तरफ जो उन्होंने बात की कि मिडिल पावर्स को जितना भी अपना जो है यहां पर रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है। यह चीज हमें देखने को मिल रही है। अब हो कह रहा था कि जिस तरह हमें यहां पर यूएसए की तरफ से न्यू इरा ऑफ प्रोटेक्शन विजन देखने को मिल रहा है, रीजनल एक्सपेंशन या रीजनल हेजेमनी की वो बात करता है, ठीक है। अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हमें उसकी पॉलिसी जो अकॉर्डिंग नजर आती है, अमेरिका फर्स्ट। उसके बाद अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना, ये चीज है। तो अब ये कह रहा है यहां पर जो है कह ले के यूरोपीय यूनियन और जहां पर जो है कह ले के जितने भी कंट्रीज दूसरे, है ना, उनके दरमियान में एक जो है ना खौफ पैदा कर दिया। तो वही बात है, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, है ना। तो ये चीजें यहां पर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्क कार्नी आर्टिकुलेटेड मिडिल पावर्स आर एक्टिवली एडजस्टिंग देयर स्ट्रेटजीज एंड ड्राइविंग बाय रिकॉग्निशन दैट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी गारंटीज और अलायंस आर शिफ्टिंग। अब हो क्या रहा है कि जो यहां पर आपका आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यहां पर इंस्टीट्यूशंस यहां पर बनाए गए, है ना, तो उनका पर्पस क्या था कि यहां पर पूरी दुनिया के अंदर क्या करना था, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब न्यू अलायंस यहां पर बन रहे हैं, न्यू यहां पर कह लें कि हमें यहां पर एक न्यू शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जिस तरह यहां पर बोपी को साइन किया गया, बोर्ड ऑफ पीस को साइन किया गया, अब यूरोपियन कंट्रीज ने उनको साइन नहीं किया और कहा गया कि ये यूनिलैटरलिज्म हमें देखने को मिल रहा है यहां पर यूएसए की तरफ से, ठीक है। तो यह चीज है। अब यहां पर क्या कहता है, दिस प्रोएक्टिव अप्रोच एम्स टू सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट एंड ग्रोइंग फ्रेगमेंटेशन एंड कंपटीशन। जिस तरह यहां पर तोड़फोड़ हमें नजर आ रही है, जिस तरह यहां पर कॉपरेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह यहां पर हमें फ्रेगमेंटेशन बढ़ते हुए नजर आ रही है, तो इसके अंदर क्या होता है, हर कोई जितने भी मिडिल पावर्स हैं उनको क्या चाहिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए काम करना चाहिए। यह इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर सबसे पहले देखा जाए ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, है ना। अब क्या हो रहा है कि यहां पर यूरोपियन क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज क्या कर रहे हैं, ट्रेड विद चाइना बिकमिंग इट्स लार्जेस्ट पार्टनर्स। अब क्या कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन को जब से पता चला ना कि अब यूएसए के साथ हमारा गुजारा नहीं है, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन क्या है कि वो एक तो डोनरो डॉक्ट्रिन, वो कहता है कि मुझे यहां पर रीजनल सुप्रीमेसी चाहिए यूएसए की तरफ से, एक कहा यह जा रहा। अब यूरोपियन कंट्री इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, है ना, क्योंकि अगर देखा जाए वर्ल्ड वॉर 2 होती जब आपका जर्मनी होता, अब जर्मनी नेटो का अलायंस है ना। अब वही जर्मनी होता है जो डेनमार्क के ऊपर कंट्रोल करता है, वही जो होता है जो यहां पर हमें लड़ाई करते हुए नजर आते हैं, है ना। फिर क्या होता है कि यहां पर यूएसए जो है वो कह लेकर कोल्ड वार का इरा आता था, पूरा यूरोपियन कंट्रीज को अगर देखा जाए ना, जो है यूएसए ने एज ए शील्ड काम किया, इसको बचाए रखा, है ना, बहुत सारे यहां पर मुकामात पर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अब जब से यहां पर कह लेकर ट्रेड पॉलिसी सामने आई है, जिस तरह का बिहेवियर ट्रंप का हमें को देखने को मिला, तो यूरोपीय यूनियन ने अपने फॉरेन पॉलिसी को चेंज करते हुए क्या किया, सबसे पहले तो इंडिया के साथ अपनी ट्रेड को यहां पर बढ़ाया, है ना। उसके बाद फिर क्या किया, यहां पर जो 20 सालों से दोस्तों यहां पर पेंडिंग में था, उसको दोबारा इन्होंने साइन किया, ठीक है। यह चीज है। सेकंड यह है कि चाइना शिफ्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द यूएसए टू साउथ ईस्ट। यहां पर आप देखें जो चाइना और यूएसए एक दूसरे के लार्जेस्ट हमें यहां पर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर नजर आते हैं। उन्होंने क्या किया, चाइना ने अपनी पॉलिसी को चेंज करते हुए क्या किया, अभी टैरिफ का यहां पर सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे यूएस टैरिफ लगा रहा बार बार, तो इन्होंने क्या किया, अपना शिफ्ट यहां पर क्या किया, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ बढ़ा, है ना। अब यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी अगर देखा जाए, मार्क कार्नी जो है यहां पर चाइना के अंदर विजिट कर गया अभी 8 साल के बाद दोबारा। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज के जो केयर स्टारमर है, यूके के प्राइम मिनिस्टर, वो अभी रिसेंटली जो है लेबर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो यहां पर चाइना के अंदर विजिट करके गए, है ना। तो अब क्या रहा कि ये जो है यहां पर यूएसए से हटकर जो है क्या पर एक किस्म ये भी है कि एक किस्म का यहां पर यूएसए को आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह यहां पर जो है यूरोपीय यूनियन और चाइना हमें यहां पर स्टांस ले। न्यू अग्रीमेंट्स की बात की जाए, कनाडा और चाइना, अभी हमने यूरोपीय यूनियन और इंडिया, यूके और चाइना, ये 3 इंपोर्टेंट रहेंगे यहां पर एग्जांपल देने के लिए, मोर देन इनफ है, आपका क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहां पर आएगा राइज ऑफ द साउथ एंड साउथ ट्रेड। साउथ टू साउथ जो हमें यहां पर ट्रेड नजर आती है, अकाउंट टू 25% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड हमें यहां पर दोस्तों देखने को मिलती है, ठीक है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन 2007 एक्सेलरेटेड बाय यूएस टैरिफ्स। जब से यूएसए ने यहां पर टैरिफ बढ़ाने शुरू किए हैं, तो क्या हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर क्या हुआ है कि यहां पर जो है साउथ टू साउथ जो रीजनलाइजेशन हमें देखने को बड़ी मिली, डीडोलाइजेशन देखने को मिली, मल्टीलैटरल सिस्टम हम यहां पर एस्केलेट होते हुए नजर आए,
है ना। अब इसमें क्या होगा, जब से यहां पर यूएसए का यहां पर बिहेवियर देखा है तो कंट्रीज ने क्या 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 अपना एक कह लें कि एक अलायंस भी बनाना शुरू कर दिया है, अपनी ट्रेड जो है यहां पर जो है वो रीजनल लेवल के ऊपर जो है वो शिफ्ट की। ठीक है, ग्लोबल साउथ नेशन ट्रेड मोर अमंग देमसेल्व्स एंड विद चाइना। अब क्या 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 ग्लोबल साउथ क्या कर रहा है यहां पर, तो जो आपका यहां पर इंडिया और पाकिस्तान, अब पाकिस्तान तो यहां पर चाइना के साथ ऑलरेडी जो है यहां पर कनेक्टेड है ना, और पाकिस्तान अपनी पहले के बैलेंस एक्ट के साथ जो है पॉलिसी को लेकर चल रहा है, जिस तरह यूएसए के साथ हमें रिलेशंस देखने को मिल रहा है, एट द सेम टाइम चाइना के साथ देखने को। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, एक तरफ से यहां पर यूएसए से ब्रेकअप होने के बाद फिर क्या किया यहां पर रशिया के साथ उसने अपने रिकैलिब्रेशन की, दोबारा जो सबसे बड़ी रिप्रोचमेंट होती है वो यहां पर इंडिया और चाइना की दोबारा रिप्रोचमेंट हमें देखने को मिलती है, जो हालांकि 2020 से बॉर्डर इनका जो क्लैश होता है, डिस्प्यूट होता है, उसके बाद जो है यहां पर बंद होते है ना, इनकी ट्रेड बंद होती है। लेकिन अब क्या होता है, अब शक्सगैम वैली हमें दोबारा नजर आ रही है, जहां पर इंडिया की तरफ से जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में हमें यहां पर जो यहां पर एग्रीमेंट देखने को मिला, बाउंड्री एग्रीमेंट, उसको भी इलीगल करार दिया यहां पर इंडिया ने। ठीक है, अब लेकिन ये तो एक और चीज ने एडिशन कर दी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि अपनी जो है वो क्या कर रहे हैं अपने अब इंडिया क्या कर रहा है, दोबारा रिकैलिब्रेशन कर रहा है चाइना के साथ, है ना। अब इस तरह जो है यहां पर शिफ्टिंग हो रही है, किस तरह जो हमें पावर शिफ्ट होते हुए नजर आए। जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की बात करें तो जितने भी ग्लोबल साउथ के अंदर, अब एससीओ का यहां पर देखें पाकिस्तान भी मेंबर है, यहां पर हमें इंडिया भी मेंबर नजर आता है, ब्रिक्स है, उसके बाद यहां पर किस तरह यहां पर, उसके बाद जीसीसी, यहां पर अरब कंट्रीज जितने भी है। अब अरब कंट्रीज यहां पर क्या कर रहे हैं, अब ये सारे क्या है, हमारे पास मिडिल पावर्स है, ये सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, हमें ये क्या है यहां पर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मिडिल पावर्स है। ये क्या कर रहे हैं, अपनी डिप्लोमेसी को बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर चल रहे हैं। यही बात मार्क कॉर्नी कहते हैं कि यहां पर जो है क्या करना चाहिए, बैलेंस अप्रोच के साथ जो है स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनको हासिल हो सके, दैट्स इट, सिंपल सी बात है ना। अब ब्रिक्स है, मिडिल पावर्स परस्यूट मल्टी अलाइनमेंट। अब पहले बात की ना, अब यहां पर ना मल्टी अलाइनमेंट्स का मतलब यह है कि एक कंट्री एट द सेम टाइम, यही मिडिल पावर्स है। सऊदी अरेबिया देखो चाइना के साथ रिलेशन बढ़ा रहा है, इंडिया के साथ रिलेशन नजर आ रहा है, रशिया के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, एट द सेम टाइम यूएसए के साथ भी। अब यूएसए ने अभी जो है यहां पर कह ले कि उनको जो है यहां पर आर्म्स सप्लाई करने की बात की है, यहां पर $9 बिलियन जो है यहां पर हमें ट्रेड देखने को मिलती है यूएसए और यहां पर सऊदी अरेबिया। और उस वक्त यहां पर अगर देखा जाए सऊदी अरेबिया और यहां पर चाइना के दरमियान हमें यहां पर देखने को मिल रही है ना। यूरोप क्या कर रहा है, यहां पर फोर्स टू रीअसेस अलायंस ड्यू टू प्रोसीड यूएसए डिसएंगेजमेंट। ठीक है, वो तो है, यह चीज हमें नजर आ रही है। ठीक है, अब अगर देखा जाए यूरोप क्या चाह रहा है, यूरोप चाहता है कि यार हमें जो है ना यहां पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिल जाए, क्या हो जाए यहां पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जिस तरह यहां पर ट्रंप का बिहेवियर उनको देखने को मिला है कि ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं भाई नहीं, आप नहीं कर सकते, ये तो नेटो का प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, आप तो मेंबर का ही आप कर रहे हैं, है ना। डेनमार्क अगर देखा जाए ग्रीनलैंड वो क्या था, उसका ऑटोनॉमस टेरिटरी है भाई, किंगडम ऑफ डेनमार्क है, तो वो ग्रीनलैंड आपके ऑटोनॉमस टेरिटरी नजर आती है। लेकिन यूएसए चाहता भाई मुझे कंट्रोल चाहिए, उसकी वजह क्या है कि वो कहता है मेरा नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो इसीलिए जो है इनके दरमियान में यहां पर ट्रांस अटलांटिक जो हमें यहां पर जो है वो क्लैश डिस्प्यूट एस्केलेट होता हुआ नजर आता है। तो फिर क्या होता है कि यहां पर यूएसए क्या करता है, ट्रंप की तरफ से भाई आपको जो है टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, 10 to 25% जो आपको फेस करना पड़ेगा, है ना। अब फिर क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि यहां पर जो है वो चैलेंज कर दिया कि अगर आप यहां पर हमें वार्न करते तो भाई क्या करेंगे, हम यहां पर जो है भाई जो है ना नेटो का जितने भी आपने आपके साथ डिफेंड करेंगे। अब इन्होंने क्या किया कि ग्रीनलैंड के अंदर अपनी फोर्सेस भेजी डिफेंड करने के लिए, ताकि यूएसए यहां पर कंट्रोल ना ले। हालांकि यूएसए चाहता है कि भाई वो जो है ना वो परचेज करना चाहता है ग्रीनलैंड को, है ना, कब जो है ऐसे एनेक्सेशन नहीं चाहता, वो क्या करता है उसको जो है वो परचेज करना चाहता है। तो अब इनके दरमियान में यहां पर फिर जो नेटो का अलायंस होते हुए इनके दरमियान में यहां पर क्लैश जो एस्केलेट होते हैं। अब नेटो का यहां पर अलायंस में देखा जाए ना, यूरोपियन कंट्रीज कहीं के भी ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हुए नजर आ रहा है कि भाई ये तो अपने इंटरेस्ट जहां पे यूएसए को नजर आता है नेटो को यूज करता है। हालांकि उस कंट्रीज के साथ हमारे भी रिलेशंस होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी हमें जो है यूएसए के इंटरेस्ट में मिलना पड़ता है। अब यूएसए बोलता है भाई मेरे सानों का बदला आपको चुकाना पड़ेगा, जो कोल्ड वार के इरा के दौरान मैंने तो आज तक प्रोटेक्ट किया इसको, है ना। अब ये बहुत सारी यहां पर हमें चीजें देखने को मिलती है। फिर क्या किया यहां पर यूरोप कहता है भाई नहीं, अब जो है अब गेम ओवर है। अब उन्होंने क्या किया, जो 20 साल यहां पर मदर ऑफ डील को जो ट्रेड डील हुई इंडिया के लटकाए रखा, है ना, अब लटकाए रखा तो फिर उसको इसने एकदम से दोबारा आकर साइन कर लिया जब से इसने जो है यहां पर यूएसए का बिहेवियर ट्रंप का देखा। तो ठीक है, मिडिल ईस्ट में रीओरिएंटेशन हमें देखने को, रीजनल पावर्स लाइक सऊदी अरेबिया,
डाइवर्सिफाई पार्टनरशिप, है ना, ये ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं कि सऊदी अरेबिया एट द सेम टाइम जिस तरह मल्टी अलाइनमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं ना, जो ये सारे अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है, यूएसए के साथ हमें नजर आ रहा है, उसके चाइना के साथ हमें देखने को मिल रहा है ना, इनहैंस्ड मिडिल पावर्स लिवरेज, है ना। अब हो क्या रहा है कि यूएसए और यहां पर चाइना अपने जो है ना मारधाड़ में लगा हुआ है, इनका अपनी राइवलरी चल रही है दोनों के दरमियान में। और मार्क कॉर्नी का क्या है कि भाई अपना काम सीधा करो, है ना, मिडिल पावर्स को बोला भाई इनको लगे रहना दो। बैलेंस डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? बैलेंस डिप्लोमेसी का मतलब है भाई मल्टी अलाइनमेंट से ना आप एक एट द सेम टाइम सबके साथ रिलेशंस रखो, है ना, उस डिसीजन मेकिंग के अंदर आओ, ठीक है, और अपना जो है ना फायदा उठाओ, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। मार्क कॉर्नी के ये लफ्ज हमें देखने को मिले जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्विट्जरलैंड के अंदर दिया गया अभी जो 19 to 23 जनवरी को जो होती है यहाँ पर मीटिंग डिवोर्स के अंदर 2026 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर तो अब पूरा यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर मिडिल पावर्स को करता है कि भाई आप अपना फायदा उठाओ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए। इसीलिए उसने क्या किया कि यहां पर एकदम से चाइना का विजिट करता है और चाइना के साथ अपने क्या करता है रिलेशंस को बिल्डअप करने की कोशिश करता है, और जिसमें वो क्या करता है 49,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेने की बात करता है। और यहां पर चाइना क्या करेगा, कनोला को परचेज करेगा, यहां पर किससे, यहां पर कनाडा से, ठीक है। तो टैरिफ यहां पर रिड्यूस किए गए, है ना, इन दोनों का। अब यूरोपियन कंट्रीज और इन्होंने क्या किया, यहां पर 96.6% हमें यहां पर टैरिफ रिडक्शन नजर आई, जो हमें बनता है 4.7 बिलियन जो है इन वैल्यू ऑफ ड्यूटीज हमें सेव होता हुआ नजर आता है एनुअली, ठीक है दोस्तों। अब ये इनके दरमियान में हमें यहां पर देखने को, तो जिस तरह हमें स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट देखने को मिल रही है, अब ये देखा जाए ना तो पूरा क्रक्स अगर देखा जाए तो मिडिल पावर्स को लेकर इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात कर सकते हैं आप, ठीक है। यहां पर एंड ऑफ टैरिफ वॉर, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, ठीक है, मल्टी रीअलाइनमेंट्स की बात कर सकते हैं। यहां पर आप ट्रेड एंड एग्रीमेंट्स जितना हमने यहां पर डिस्कस किया वो सारे यहां पर जो है वो डिस्कस किए गए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव हमें यहां पर एनालिसिस मिल गया, सारी चीजें जो है हमने इसके अंदर यहां पर डिस्कस कर ली दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे पास नेक्स्ट रहने वाला कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द फ्यूचर में क्या है कि एआई के साथ जनरल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस तरह ये इंपॉर्टेंट नहीं है ओपिनियन हमारे पास, ठीक है, लेकिन एक जनरल डिस्कशन इसकी कर लेते हैं। एआई एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, इस चीज को यहां पर देखने वाला इंपॉर्टेंट है। अब वो कह रहा है कि वो ये कहा जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें जिस तरह यहां पर मसनूई जहानत जिस तरह हमें यहां पर देखने को मिलती है, क्या ये यहां पर हमें ऑप्टिमिस्टिक मेनस्ट्रीम व्यू अगर देखा जाए, एआई विल एनहांस लेबर प्रोडक्टिविटी यहां पर बढ़ा। अब इंसानों की जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी और इसकी वजह से यहां पर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या इससे जॉब भी यहां पर क्रिएट होंगी। तो अब देखा जाए तो रोबोट को कौन बनाएगा भाई, रोबोट को इंसान बनाने चाहिए, है ना, तो वो उनके लिए स्किल्स चाहिए यहां पर। अब ये चीज अगर देखा जाए ना, जिस तरह हमें यहां पर लिस्बन काउंसिल की रिपोर्ट देखने को मिलती है कि एआई के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए क्या करना है, एक तो एक्सपर्टीज होना जरूरी है, टीचिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाना चाहिए, ताकि जो जॉब रिप्लेसमेंट का डर है या टेंशन है वो यहां पर खत्म हो सके, ठीक है। इसको एक ट्रांसपेरेंटली जो है एज ए ट्रांसपेरेंट जो है इसका यूज किया जा सके, ठीक है, ताकि ये जो है वो नुकसानदेह ना हो, ना जिस तरह हमें जॉब रिप्लेसमेंट देखने को मिल रही। तो वो कह रहा है कि यहां पर जो मेहनत को कम कर दिया यहां पर जो ह्यूमन बीइंग्स की है, और इसको ऑल्टरनेटिव लेते हुए इससे फायदा भी उठाया जा सकता है। एक चीज तो ये भी है ना। अब एक चीज तो है कि यहां पर जॉब जो रिप्लेसमेंट देखने को मिल रही है। अब फ्यूचर अगर देखा जाए ना तो टोटली अगर देखा जाए तो हमें स्किल्स के ऊपर बेस्ड नजर आता है ना। तो अब डिजिटल स्किल्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह गया। अब रिबोट्स को कौन बनाएगा? अब देखा जाए तो जो रिबोट्स बनाने वाले हैं, अब वो एक किस्म का एक इकोनॉमी अपने अंदर हाथों में करना चाहते हैं रिबोट बनाकर। अब पूरी दुनिया तो बना नहीं सकती, है ना। जो बनाने वाले सिलिकॉन वैली वाले, है ना, अब यूएसए इसके ऊपर इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा है, तो वो क्या है, सारा एक बार फिर एक न्यू वे से इकोनॉमी जो है यहां पर हमें शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है, और सारी यहां पर रिबोटक के ऊपर नजर आ रही है। और पूरा कंट्रोल किसका रहेगा यहां पर? फिर यूएसए करेगा। पहले यूएसए का किस तरह यहां पर कंट्रोल रहा, अब वो एक न्यू शिफ्ट लेकर आना चाह रहा है इकोनॉमी के अंदर। ये चीज हमें नजर आ रही है यहां पर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि क्रिएट न्यू जॉब सिमिलर टू पास्ट टेक्नोलॉजी शिफ्ट एंड एटीएम, और यहां पर कैश टेलर की यहां पर एटीएम आने से यहां पर जॉब तो रिप्लेसमेंट नहीं हुई ना, ये चीज वो यहां पर डिस्कस कर रहा है, ठीक है। अब और कह रहा है कुछ यहां पर मल्टीपल चीजें हैं यहां पर, जनरल डिस्कशन है, मैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द एडजस्टमेंट पीरियड बोला जाए, द व्यू ओवरलुक्स इमीडिएट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्कर्स, concentrated job losses in specific sectors or region, and the uncertain pathways from productivity gains to broad economic growth, इससे economic growth। लेकिन यहां पर क्या रहा, टेक्नो फ्यूचरिस्टिक जो हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है। इन रेडिकल विजन AI and robotics render human labors redundant, directing AI wealth to capital owners, and this raises profound questions about income
डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल फंक्शन। अब यहां पर पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है, यहां पर एआई को कौन कर रहा है पूरा, यहां पर आपको यूएसए सिलिकॉन वैली यहां पर देखने को मिलेगी। अब क्या रहा, मैंने पहले बताया कि वो क्या कर रहा है कि इकोनॉमी को न्यू शेप दे रहा है कि अब जो है ना इकोनॉमी का सही जो रिसोर्स है ना भाई रिवॉर्ड्स बनाओ, पूरा रिवॉर्ड्स यहां पर इंट्रोड्यूस करा, और बनाएगा कौन, वो खुद बनाएंगे। और वो कहां से करेंगे, सप्लाई कौन करेगा, वो करेंगे, क्योंकि एडवांसमेंट तो उनके पास है सारी। तो फिर सारी इकोनॉमी यहां पर लॉस किसका होगा, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जो हमें। अब यहां पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो हमें यहां पर देखने को, अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता हुआ हमें जो है वो बढ़ रहा है। अब एक चीज देखी जाए तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है ना, जिस तरह जमीन के आप डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, डिजीजेस को यहां पर देख सकते हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर देख सकते हैं। पॉजिटिव तो है चीजें, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए जॉब रिप्लेसमेंट हमें देखने को ज्यादा मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमें थ्रेट ऑफ सिंगुलैरिटी देखने को मिल रही है कि ये ना हो कि कहीं पे वो रोबोट अपने आप को रोबोट यहां पर बनाना शुरू कर दे। ये भी एक बड़ी चीज है ना। तो ये एक जनरल डिस्कशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहां पर सब्सिडीज जो अभी यहां पर दी गई, रिलीफ दिया गया, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्रॉसरोड्स नेविगेटिंग ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। अब इस चीज को यहां पर देखने वाले हुआ क्या है कि अभी जो है रिसेंटली यहां पर पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन और यहां पर इंडिया के दरमियान हमें यहां पर देखने को मिलता है ट्रेड एग्रीमेंट, मदर ऑफ ऑल डीज इसको बोला जा रहा है। रिसेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन एम्स टू पिवट टुवर्ड्स ग्रोथ एंड yet fundamental issues persist. Balancing immediate relief with the long term structural reforms is crucial for the sustainable यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए शॉर्ट टर्म से हमें निकलना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पर जो है वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ताकि जो है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ से हटकर जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है। अब हुआ क्या है कि यहां पर जो है वो कह लें कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए 4.04 पर जो है परसेंट है हमें यहां पर यूनिट देखने को मिला। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कम की गई। मकसद क्या था, क्या इमीडिएट रिलीफ पैकेज का, ताकि क्या किया, जनरस रिलीफ पैकेज फॉर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग कट्स इन द इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एंड रिड्यूस एक्सपोर्ट रीफाइनेंस कॉस्ट एंड एम्स टू ईज कॉस्ट प्रेशर एंड बॉलिश एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस। इस चीज को यहां पर बढ़ाना था, ठीक है। देखिए ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बात वही है कि सब्सिडीज की जो बार बार बात करते हैं ना, कि ये होता क्या है कि यहां पर बार बार आप सब्सिडीज दे रहे हो, ये एक शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म। अब इलेक्ट्रिसिटी के एक बार प्राइसेस कम करने से यहां पर जो है वो काम नहीं चलेगा, है ना। इसके ऊपर बार बार जो यहां पर हमें लॉन्ग स्टैंडिंग जो है यहां पर क्या चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए, है ना। यहां पर एनर्जी को लेकर जिस तरह एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है ना, तो ये प्रॉब्लम्स है कि ये इंडस्ट्रीज जो है बंद हो रही है यहां पर, तो अभी एक बार यहां पर देने से गुजारा नहीं होगा, इसको जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होना जरूरी है। तो ये ओवरऑल इसके बारे में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि हमने एडिटोरियल था, ऑफिशियल था, तो ऐड कर ली यहां पर। अब बात करेंगे कि जो अभी फ्यूचर हमें जो देखने को क्वेश्चन जो बन सकता है यहां पर मेन एग्जाम के अंदर, इस चीज को यहां पर देखेंगे लेते हैं। क्योंकि मुस्लिम ब्लॉक्स, अब फ्यूचर जो है ना, जो अभी ट्रंप की तरफ से गजा का जो यहां पर प्लान इंट्रोड्यूस करवाया गया, 20 पॉइंट्स उसने दिए और फर्स्ट यहां पर इंप्लीमेंट किया गया, सीज फायर करवाएगी जो अक्टूबर से। लेकिन फिर क्या होगा, सेकंड फेज में यहां पर जो बोपी साइन करवाया गया, 2803 जो रेजोल्यूशन पास की गई यूएनओ के अंदर। अब यह एक यूनिलैटरल एक्शन है, यहां पर यूएसए का स्टांस है, यहां पर यूएनओ का इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं हमें नजर आता, है ना। हालांकि यूएनओ यहां पर पीस कीपिंग मिशन जो है हमेशा भेजती है, लेकिन वो यहां पर हमें नजर नहीं आती। यहां पर हमें नजर आता है यूएसए, और यूएसए का हमें बोपी नजर आता है, बोर्ड ऑफ पीस, जो सेकंड यहां पर बात की जा रही है कि इंप्लीमेंट किया जाएगा और सेकंड फेज स्टार्ट किया जाएगा, ताकि क्या किया जा सके, जितना भी यहां पर जो है वो कह ले के हमास से उसको डिसआर्म किया जा सके, सीज फायर करवाई जा सके, है ना। तो ये चीजें हमें यहां पर फ्रेंड्स देखने को मिल रही है, ठीक है। इसका ओवरव्यू। लेकिन हो क्या रहा है, फ्यूचर की बात करें तो अभी जब से यहां पर बोर्ड ऑफ पीस को भी यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, सीज फायर जब से करवाई गई अक्टूबर से, है ना। तो अगर देखा जाए 71,000 प्लस जो है यहां पर जो है कितना यहां पर दोस्तों 71,000 जो है हमें यहां पर ऑलरेडी पैलेस्टीनियंस जो मारे जाते हुए नजर आए। उसके बाद अगर देखा जाए अभी भी वायलेशन उधर जारी है, 1000 के अराउंड जो है यहां पर लोग जो है बेचारे मारे जा चुके हैं, ठीक है। बात यह है कि जो अभी आप सीज फायर करवा चुके हैं, आप अग्रीमेंट करवा चुके हैं, तो फिर यहां पर वायलेशन क्यों हो रही है ना। क्वेश्चन इज दैट, इसका मतलब यह है कि जो एग्रीमेंट साइन किया गया है वो बिल्कुल फेलियर नजर आ रहा है ना, वो सक्सेसफुल तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब देखा जाए बोपी यहां पर कर लिया गया। डिसार्म, हमास को डिसार्म करने से पहले तो ये देखो ना, पहले वहां पर जो कशीदगी है, जो यहां पर जेनोसाइड हो रही है, उसको यहां पर कर्टेल करना पड़ेगा। अंटोनियो गुटेरेस भी यही चीज कहते हैं कि यहां पर जो है कह ले के मिडिल ईस्ट के अंदर जो इशू है, ह्यूमैनिटेरियन जो हमें यहां पर
क्राइसिस देखने को मिल रहा है, ह्यूमन राइट्स जो हमें यहाँ पर वायलेशन देखने को मिल रही है ना, तो ये अभी भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि यहाँ पर एग्रीमेंट तो साइन हो चुका है ना, आपका बोर्ड ऑफ पीस इंट्रोड्यूस कराया जाए, गजा के ऊपर 20 पॉइंट्स जो ट्रंप की तरफ से दिए गए, तो अभी तक उसको जो है फॉलो नहीं किया जा रहा। तो यहां पर 8 कंट्रीज ने क्या कहा, अगर देखा जाए ना फ्यूचर, तो बहुत सारे यहां पर एक्सपर्ट्स जो है यहां पर कह चुके हैं कि ये इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना मुश्किल लग रही है, इसके अंदर अभी भी बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज है। अब हो कह रहा है कि इसके अंदर जो है वो पैलेस्टाइनियंस को इंक्लूड करना चाहिए था, वो यहां पर इंक्लूड नहीं किए गए, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क किया है यहां पर। तो अभी भी वहां पर जो है वॉयलेशन जारी। तो अगर टोटली देखा जाए अभी तक जो है वो कह लें कि यहां पर हमें फेलियर ही नजर आ रहा है, यहां पर जो एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है। बार बार यही कह रहा है, ब्रीचेस एंड कैजुअलिटी अगर देखा जाए, इजराइल कंटिन्यूअल स्ट्राइक्स इन गजा हैव ओवर थाउजेंड्स, यहां पर जो है कह लें कि कैजुअलिटी हमें देखने को मिल रही है। थ्रेट टू पीस प्रोसेस, वो यही बात है कि अब 8 कंट्रीज जो है यहां पर हमें ब्रुसेल ब्लॉक्स की जो बात करने को मिल रही है यहां पर। अब इसके अंदर हमें कौन कौन से कंट्री नजर आते हैं, बेसिकली आपका पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की, यूएई, है ना। अब ये सारे कंट्रीज हमें 8 कंट्रीज इसमें देखने को मिलते हैं। अब बार बार जिस तरह यहां पर जो है वॉयलेशन की जा रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो अब क्या है कि 8 कंट्रीज बार बार बोल रहे हैं कि भाई जिस तरह यहां पर वॉयलेशन किया जा रहा है, तो ये तो खुलेआम फिर क्या है कि यहां पर जो सीज फायर करवाएगी, जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तो वॉयलेशन है फिर, तो है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हमें जो यहां पर 20 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, उसका कोई खातर ख्वाह रिजल्ट्स जो है सामने आने चाहिए, वो यहां पर कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स कि वो यहां पर आते हुए हमें नजर नहीं आते। ये चीज यहां पर क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी बार बार यहां पर जो है वॉयलेशंस हो रही है। हालांकि अभी सेकंड फेज जो है यहां पर जो अभी जो है वो इंप्लीमेंट की जाने की बात की जा रही है, बोपी की बात कर रहे हैं, जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर साइन, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कशंस किए हमने, ठीक है। तो अब क्या है कि बोपी को अगर यहां पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अभी जो लॉन्च करते हैं यहां पर इन्फोर्स करते हैं, तो हो क्या रहा है कि यहां पर हमास को डिसआर्म करा, हमास इस चीज के ऊपर रेडी नहीं है, हम डिसआर्म नहीं होंगे, उसका तो काम है यहां पर सीज फायर को यहां पर देखना, यहां पर मॉनिटर करना सीज फायर को, उसके बाद यहां पर बाउंड्रीज को मॉनिटर करना और इजराइल फोर्सेस को यहां से निकालना। लेकिन अगर देखा जाए टेक्नोक्रेटिक एक तरफ गवर्नमेंट बनाने की बात की जा रही है ना, तो पूरा अगर देखा जाए ना अभी फुली जो जिस तरह यूएनओ का पीस मिशन, पीस कीपिंग मिशन होना चाहिए, वो चीज हमें यहां पर देखने को फ्रेंड्स नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये अभी भी यहां पर अगर देखा जाए तो हमें गजा सीज फायर वायलेशन देखने को मिल रही। तो ये हमारा जो है ना एग्जाम्पल रेफरेंस कोट करने के लिए जरूरी था कि अभी तक भी वो जो है यहां पर जो है वो कह लें कि हमें वायलेशन होते हुए नजर आ रही, ठीक है। पाकिस्तान में फेस डेडलियर अटैक्स फ्रॉम द अफगानिस्तान, इस चीज को देखने वाले, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने एक ओपिनियन यहां पर डिस्कस की थी, आर्टिकल था, न्यूज आर्टिकल था, उसके अंदर देखा था कि जो सन ली है, जो यूएनओ का एम्बेसडर है, उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान की तरफ से जो है यहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ाया जा रहा है, जो पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए सी पैक स्टार्ट है, अब चाइना का यहां पर इंटरेस्ट है भाई फुली, है ना। तो उसको अगर देखा जाए तो उनके काफी जो है यहां पर पहले भी जो है लोग जो है वो मारे गए। ताजिकिस्तान के अंदर देख ले जिस तरह यहां पर चाइनीज बेचारे मारे गए। अब वो कहा जा रहा है कि यहां पर अफगानिस्तान की तरफ से बेसिकली अटैक किया जा रहा है। अब देखा जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में ऑलरेडी 48 आवर्स वार हो चुकी है ना, अक्टूबर के अंदर। फिर यहां पर किसने रोल प्ले किया, कतर आया, उसने मेडिएटर रोल प्ले किया। उसके बाद टर्की आया इस्तांबुल के अंदर, यहां पर हमें पीस नेगोशिएशंस देखने को मिले, 3 टाइम हुए, लेकिन यहां पर फेलियर है। पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि भाई क्रॉस बाउंड्री जितने भी है मिलिटेंट्स ग्रुप्स को यहां पर आप कंट्रोल करो, जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना, ये चीज है। तो अब क्या हो रहा है कि एक चीज और भी है, क्या कर रहा है अफगानिस्तान, क्या कर रहा है भाई, वो कह रहे हैं कि ओपनली भाई जो बॉर्डर जो ड्यूरल लाइन है उसको ओपनली यहां पर चैलेंज कर रहे हैं। वो बोल रहा है भाई हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये तो ब्रिटिश के दौर में जो है यहाँ पर खींची गई, है ना। अब बहुत सारे इस तरह के जो मामलात है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में लेकर है, बाउंड्री क्लैशेस को लेकर है, यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज जो बढ़ रही है यहाँ पर। हालांकि पाकिस्तान यहाँ पर रेफ्यूजीज को देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे रेफ्यूजीज को यहाँ पर पनाह भी दे चुका है ना। तो अब यहाँ पर जो है ना कह ले के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में यहाँ पर मामला जो है वो हमें क्लैश नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया और हमें यहाँ पर अफगानिस्तान की जो अप्रोचमेंट देखने को मिली, रीअप्रोचमेंट, है ना, न्यू दिल्ली और काबुल के दरमियान में हमें दोबारा यहाँ पर रीअप्रोचमेंट, और जिस तरह इनवे जो है यहाँ पर जो है वो कह ले के यहाँ पर अपॉइंट किया गया न्यू दिल्ली के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से, है ना। तो अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं से जो है वो पूरी ना पूरी सपोर्ट हमें जिस तरह देखने को मिल रही है अफगानिस्तान और इंडिया का जो आपस में ताल्लुक है ना। अब बार बार यहां पर जो है कह ले के पाकिस्तान के अंदर जो है
अभी जो जितने भी हमें टेररिस्ट एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, तो टोटली जो अब बलूचिस्तान के अंदर है या केपी के अंदर अब क्रॉस बॉर्डर से हमें देखने को मिल रही है मिलिटेंट्स ग्रुप है। अब बार बार जो है यहाँ पर एक ही चीज कही जा रही है, हालांकि यूएनओ के अंदर ये बात हो चुकी है। सनली की बात कर रहे थे भाई, उन्होंने ओपनली कहा है कि यहाँ पर टीटीपी को कंट्रोल करना चाहिए। एक चीज उन्होंने और भी कही कि रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो है वो काबुल के साथ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, और दोनों के दरमियान में, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो है वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन एंगेजमेंट एंड डायलॉग जरूरी है। ठीक है, एस्केलेटिंग वायलेंस बॉर्डर थ्रेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तालिबान अक्यूज्ड ऑफ द कॉम्प्लिसिटी, बार बार जो टीटीपी की जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। एक्सटर्नल बैकिंग एंड शिफ्टिंग अलायंस की बात की जाए तो यहां पर अभी जो हम पूरी यहां पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो ठीक है, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर इश्यू है, ये अभी तक जो इसका ये कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अभी तक यहां पर न्यू डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, और ये जितनी भी डेवलपमेंट्स है आपके हम पहले इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको पता होने जरूरी थी। ठीक है, अब बात करेंगे न्यू स्टार्ट ट्रीटी बेसिकली क्या है, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास। देखें, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है ना, यहां पर अगर देखा जाए तो ये 1991 के अंदर यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान में साइन की जाती है, जो 1994 के अंदर जो है बेसिकली इसको इन्फोर्स किया जाता है, जब यहां पर यूएसएसआर जो है वो ब्रेक कर जाता है। फिर यहां पर जो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2 हमें नजर आती है, जो 1997 के अंदर का बेसिकली 1997 के अंदर साइन की जाती है, और 2002 ऑलमोस्ट तकरीबन 2002 या 2003 के अंदर क्या किया जाता है, यहां पर इस ट्रीटी को खत्म कर दिया जाए। और ये खत्म कैसे होती है, जब रशिया यहां से विदड्रॉ करता है इस ट्रीटी से, तो यह खत्म हो जाती है। लेकिन ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है यहां पर ये हमें नजर आती है, फिर यहां पर 2010 के अंदर जो इसको दोबारा साइन किया जाता है बराक ओबामा और मेदवेदेव जो प्रेसिडेंट है, रशियन प्रेसिडेंट है, उनके दरमियान में, और इसको एक्सटेंड किया जाता है यहां पर। अब हो क्या रहा है कि यहां पर जो 1500 से ज्यादा आप वॉर हेड्स को जो है डिप्लॉय नहीं कर सकते, 700 से ज्यादा आप डिलीवरी नहीं कर सकते, 850 तक जो है हमें मिसाइल की रेंज देखने को मिलती है इसके अंदर, और दोनों तरह से इंस्पेक्शन की जा सकती है। ठीक है, फिर क्या हुआ 2000 जब आता है यहां पर हमें देखने को मिलता है 23, तो फिर क्या आता है कि रशिया इस चीज को नहीं मानता कि भाई हम न्यू स्टार्ट ट्रीटी को नहीं मान। उसकी रीजन क्या है यहां पर भाई, उसकी रीजन ये है कि जो यहां पर जो नेटो अलायंस और ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट जो है वो कह लेके कार्रवाई कर रहे हैं, है ना। तो अब मैं जो है ये नहीं मानता, है ना। अब डिमांड्स क्या आ रही है, इस चीज को यहां पर देखेंगे। ये तो एक ओवरव्यू था ना, बैक सारा न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एट क्रॉसरोड्स, यूएस रशिया ट्रीटी कोलैप्स एंड ग्लोबल इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इस चीज को यहां पर देखना पड़ेगा। द एक्सपायरेशन ऑफ न्यू स्टार्ट ट्रीटी मार्क्स द एंड ऑफ द लास्ट न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयमेंट। अब ये बेसिकली ट्रीटी मैंने पहले बताया, रेस्ट्रिक्शंस थी कि न्यूक्लियर वेपन्स को आप नहीं बढ़ा सकते, लिमिटेशंस बेसिकली यहां पर शो की गई थी यूएसए और रशिया का। ट्रीटी डिमाइज अगर देखा जाए तो 4 फेब से आपके ट्रीटी यहां पर एंड 4 फेब 2026 फाइनल ट्रीटी रेस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयमेंट बिटवीन वाशिंगटन एंड मॉस्को हैज एक्सपायर्ड एंडिंग डेकेड्स ऑफ द एग्रीमेंट्स leaving no limits on two nuclear powers, है ना। उसके बाद एस्केलेटिंग रिस्किंग द ट्रीटी डिमाइज alongside Russia's suspension of the inspections of the Ukraine invasion। अब यहां पर क्या किया कि इन्होंने, रशिया ने क्या किया, जिसको अब क्या बोला जा रहा है, डूम्सडे क्लॉक या क्लोजर टू यहां पर मिडनाइट सेटिस्फाइंग विद हाइटिंग न्यूक्लियर रिस्क। अब हो क्या रहा है कि जो यहां पर जो यूक्रेन के अंदर यहां पर अटैक हुआ, है ना, रशिया की तरफ से किया गया। अब क्या हुआ कि जो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, यहां पर बैकअप किसके थे, यहां पर यूक्रेन के थे। अब ये चीज रशिया ने यहां पर भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप जो मिलकर यहां पर जो है वॉलेशन कर रहे हैं, आप सारे उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जिस तरह यहां पर वॉर्म्स या आर्म्स जिस तरह यहां पर सप्लाई किए गए, जिस तरह हेल्प की गई, मिलिट्री सपोर्ट यहां पर की गई यहां पर यूक्रेन के अंदर, तो रशिया ने क्या किया, ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी को यहां पर क्या किया, सस्पेंड कर दिया। भाई हम जो है इसको नहीं मानते, हालांकि विदड्रॉ नहीं किया। अगर रशिया विदड्रॉ करता तो देन ये ट्रीटी यहां पर खत्म हो जानी थी, लेकिन विदड्रॉ नहीं किया। मैं एक चीज क्लियर कर दूं यहां पर, ठीक है। अब ट्रंप, अब स्टांस क्या है दोनों की तरफ से अगर देखा जाए, ट्रंप कहता है कि भाई अब चाइना को भी इस ट्रीटी के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के पास 600 से 700 वारहेड है, और अगर 2030 का अगर देखा जाए तो उसके बाद 1000 जो है यहां पर हथियार होने के बराबर है। तो अब क्या किया जाना चाहिए भाई, इसके ऊपर और इनके ऊपर क्या करना चाहिए, दोनों ऊपर कंट्रोल करना चाहिए भाई, सीधी सी बात है ना। तो अब ये जो है ना, ट्रंप कहता है कि चाइना को इसके अंदर आना चाहिए, लेकिन उधर से जो यहां पर रशिया की तरफ से क्या आ रहा है भाई, यहां पर फ्रांस को इंक्लूड करना चाहिए। फ्रांस भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहा है भाई, यूके को भी करना चाहिए। अब वो बोल रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज को ऐड करना चाहिए रशिया की तरफ से, लेकिन ये बात जो है यहां पर कैंसिल कर दी गई ट्रंप की तरफ। डिप्लोमेटिक स्टॉलमेंट रशियाज प्रपोजल फॉर 1 ईयर एक्सेप्ट। फिर क्या हुआ कि यहां पर रशिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन ने कहा भाई 1 ईयर के लिए क्या करते, इसको एक्सटेंड करते,
है ना, लेकिन एक्सटेंड नहीं किया गया। अभी भी वो प्रपोजल जो है अभी पड़ा है, देखे थे इसके अंदर आगे न्यू डेवलपमेंट्स क्या होती है, ठीक है, लेकिन अभी तक जो इसको साइन नहीं किया गया, अभी यहां पर क्वेश्चन मार्क है पूरा, देखते हैं फिर क्या होता है नेक्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि इज ग्लोबल साउथ रेडी टू फिल वैक्यूम लेफ्ट बाय द वेस्ट। इस चीज को यहां पर देखा, राइज ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन इन वेस्टर्न हेजमेंट। अब ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए अभी पीछे, कि जिस तरह यहां पर सारे जो मसला यहां पर इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज किया गया ना यूएसए की तरफ से, तब से लेकर जो है यहां पर हमें चेंजेस देखने को मिल रही है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि यूएसए का जिस तरह हमें बिहेवियर देखने को मिल रहा है ना, तो अब ग्लोबल साउथ या मिडिल पावर्स क्या कर रही है, अपने यहां पर जो है मल्टीलैटरल सिस्टम को एक तो यहां पर स्ट्रेंथन करने की बात कर रही है ना। तो अब देखा जाए तो या क्यों ग्लोबल साउथ जो है इस वैक्यूम को जो है यहां पर फुलफिल कर पाएंगे, ये चीज है यहां पर जो है कह ले के जो अभी जिस तरह यूएसए 60+ जो है यहां पर ऑर्गेनाइजेशन से लेफ्ट कर रहा है ना, तो जो पीछे वैक्यूम अब 31 तो सिर्फ यूएनओ के साथ रिलेट करती हैं दोस्तों, है ना। तो देखा जाए जिस तरह COP 30 को अटेंड नहीं किया गया, बाइकआउट किया गया, पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ हमें देखने को मिला, है ना। G20 समिट यहां पर आगे देख रहे हो, उससे हमें बाइकआउट करता हुआ नजर आया यूएसए, क्योंकि यहां पर वो साउथ अफ्रीका के अंदर, और साउथ अफ्रीका और ब्राजील और ये सारे क्या है, ब्रिक्स के मेंबर है, जो रीजनलाइजेशन की बात करते हैं, डीडोलाइजेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो ये चीज है। अब यहां पर देख रहा है कि जिस तरह ग्लोबल साउथ का यहां पर इमर्ज हो रहा है, एक इस चीज को देखने वाले के देखा जाए तो जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज यहां पर हमें जो है वो कह लें कि इंडिया के दरमियान मदर ऑफ ऑल डीज देखने को मिलती है। तो अब ये सारी वही चीजें जो बार बार रिपीट होने की, यहाँ पर क्रेडिबिलिटी डेफिसिट द वेस्ट से डू गैप रोड्स ट्रस्ट। यहां पर अगर देखा जाए जिस तरह यूएसए का अभी जो बिहेवियर देखने को मिल रहा है, डोनो डॉक्ट्रिन, इरा ऑफ न्यू प्रोटेक्शनिज्म है, रीजनल एक्सपेंशन है, रीजनल हेजमनी आप कह सकते हैं, डोमिनेंस पावर्स एट रीजनल लेवल, उसके बाद रिवाइवल ऑफ कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म। अब ये डोनो अमेरिका फर्स्ट, उसके बाद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने के बाद क्या हुआ कि यहां पर यूरोपियन कंट्रीज और जितने भी क्या लेके स्टेट से, उनको यहां पर अपनी ऑटोनॉमी जो है ना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो नेशनल लेवल के ऊपर है, वो कंप्रोमाइज होते हुए नजर आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, यहां पर एक न्यू शिफ्ट लेकर आया कि क्या ये जो अब जिस तरह यहां पर वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है यूएसए की तरफ से, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बनाया जा रहा है, जिस तरह बोपी बनाया गया, आपका यहां पर साइन किया गया, तो अब एक तरफ से जो है पूरी कह ले के जो है वो कह ले के दुनिया एक साइड पे हमें नजर आ रही है, और सारे यहां पर क्या कर रहे हैं, अब यूरोपियन कंट्री वही एशिया की तरफ जो आ रहा है, यहां पर इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बढ़ा रहा है, 20 सालों के पेंडिंग पड़े, चाइना के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ा रहा है, नेबर कंट्री जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर है वो उठकर यहां पर, अब मिडिल पावर्स, इमर्जिंग इकोनॉमीज, अब ये सारी चीजें हमें यहां पर एक मल्टी अलाइनमेंट हमें सिस्टम देखने को मिल रहा है, मल्टीलैटरल सिस्टम जो हम कहते हैं यहां पर, ठीक है। तो उसके बाद अगर मल्टीपोलैरिटी जो देखी जाए तो मल्टीपोलैरिटी नहीं, अब नॉन पोलैरिटी हमें देखने को मिल रही है ना, जिसके ताकत जिसके पास ज्यादा है, कह ले के सोशो कह ले के इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, जितनी पावर ज्यादा है उसकी तरफ स्टेट जो है वो माइल हो रही है यहां पर, है ना। इंटरडिपेंडेंस एंड डोमिनेंस की अगर बात की जाए तो आप देखें जो यूएसए की इकोनॉमी अगर देखा जाए ना, तो कहां पे भाई किसी को बेचोगे तो फिर ही कमाओगे ना, वो क्या कर रहा है, जो इस तरह का जो बिहेवियर है ना, तो अब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है सारी उसकी मार्केट है, उसकी लार्जेस्ट मार्केट है, सारी डोमिनेंस इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सारी इसके ऊपर जो यहां पर हमें डेवलप कंट्रीज नजर आ रहे हैं, है ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नजर आ रहे हैं, भाई वहां पर बेचेगा, उनको पता है यहां पर मार्केट लार्जेस्ट, बेचेंगे तो कमाएंगे, यहां पर ये चीज है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वही चीज यहां पर हमें देखने को मिल रही है, यूरोपीय यूनियन क्या कर रहे हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करते हुए, जिस तरह यूएसए का बिहेवियर है, उन्होंने क्या किया कि बाहर इंडिया की लार्जेस्ट मार्केट को ढूंढा, फिर चाइना के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये चीज हमें देख रहे हैं, वेस्टर्न इकोनॉमी रिलायंस ऑन द ग्लोबल साउथ फॉर द मार्केट्स एंड रिसोर्सेज क्लैशेस अटेम्प्ट्स टू डोमिनेट ग्लोबल रूल मेकिंग दिस पैराडॉक्स। अब यहां पर जो एक वर्ल्ड ट्रेड और उसके बाद आईएमएफ हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में हो क्या रहा है, इस चीज को अंडरस्टैंड करें, है ना। जिस तरह आईएमएफ कर्जे दे देकर, लोन दे देकर अपने क्या लेकर यहां पर कंडीशंस को बनवा रहा है, उसके बाद पॉलिसीज के अंदर इंटरफेरेंस देख रहे हैं, जिस तरह यहां पर वर्ल्ड ट्रेड क्या कर रहा है, यहां पर जो टैरिफ जो लगाए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट है नहीं भाई, उसको तो फेवर कर रहा है यहां पर टोटली अगर देखा जाए तो, है ना। वर्ल्ड बैंक यहां पर क्या कर रहा है, अब टोटल अगर देखा जाए ना, यहां पर हमें जिस तरह इनका नजर आता है, रिफॉर्म्स नजर आता है, टैक्स एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड सैंक्शंस अगेंस्ट, जिस तरह हमें रशिया के जिस तरह एसेट्स जो है यहां पर जो है वो कह लें कि फ्रीज किए गए, है ना। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए ना, जिस तरह यहां पर डिपेंडेंस और डोमिनेंस हमें देखने को मिल रही है, इंटरडिपेंडेंस, है ना। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है कि किस तरह जो है यहां पर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस वो भी किसकी फेरा हमें नजर आ रहे हैं, यहां पर यूएसए के नजर आ रहे हैं, है ना।
तो उसकी वजह से फिर जो है बाकियों को सामना करना पड़ा है मुश्किलात का, विच हैव एक्सेलरेटेड ग्लोबल डीडॉलराइजेशन, और उसकी वजह से फिर क्या हुआ, यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस भी दुनिया के अंदर देखने को मिल रहा है, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं, रीजनलाइजेशन देखने को मिल रहा है, मल्टीलैटरल सिस्टम इमर्ज होते हुए हमें नजर आ रहा है, इमर्जिंग इकोनॉमीज आ रही है नजर, उसके बाद मिडिल पावर्स हमें यहाँ पर जो है वो नजर आ रही है एस्केलेट होते हुए, है ना। तो अब ये सारी चीजें अगर देखा जाए और जिस तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर हमें चेंज देखने को मिल रहा है, हालांकि आप देखें क्लाइमेट चेंज का, अब क्लाइमेट इनजस्टिस हो रहा है ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, है ना। अब क्या हो रहा है कि जो क्लाइमेट इनजस्टिस के लिए जो फिक्स किया गया $100 बिलियन देंगे भाई, वो नहीं दिए गए। उसके बाद दोबारा जो है $300 बिलियन फिक्स किया गया भाई 2030 कोप होते, यहां पर क्या यहां इसको जो है 2035 तक जो कवर करेंगे। अब देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मुतासर है, अफेक्टेड, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है बेचारे, लेकिन उनको यहां पर सपोर्ट नहीं की जा रही। क्लाइमेट इनजस्टिस देखने को मिल रहा है, फंड्स की कमी है, जो फंड्स यहां पर रिक्वायर थे, जो डिमांड्स की जा रही थी, वो यहां पर पूरे नहीं हुए, है ना। अब ये सारी चीजें अगर सामने आएंगी तो फिर यहां पर जो मिडिल पावर्स हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज है या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो तो अपने रिलेशंस बिल्ड करेंगे ना, वो तो फिर यहां पर मौका मिलेगा उनको कि भाई आप हमें यहां पर जो है वो फायदा तो नहीं हो रहा, हमें स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी चाहिए। तो अब ये स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी वाली जो है ना फाउंडेशन, जो यूरोपियन कंट्री ने और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर और इन्होंने जो रखी है ना, तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट इसका क्या होता है। उसके बाद एनाक्रोनिस्टिक अगर देखा जाए आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखें, अब यहां पर हमें चाइना उभरता हुआ अथॉरिटेरियनिज्म नजर आ रहा है ना। तो इस तरह ये ग्लोबल पावर, ये अपनी ग्लोबल पावर्स को बढ़ाना चाह रहा है, जबकि यूएस अपनी ग्लोबल पावर को मेंटेन करना चाह रहा है, लेकिन वो मेंटेन कर नहीं पा रहा, ये अपना बढ़ा रहा है यहां पर ग्लोबल पावर्स को। अब इसकी ट्रेड को देखें, 1 ट्रिलियन यहां पर ट्रेड सरप्लस चल रहा है चाइना का, और यहां पर यूएसए का यहां पर 35 प्लस जो है यहां पर $1 ट्रिलियन जो है डेट देखने को मिल रहा है ना। तो इस तरह अगर देखा जाए तो जिस तरह यूएसए ने अपनी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ्स यहां पर लगाए, जिस तरह इसकी पॉलिसी, उसके इसको रिजल्ट्स जो है ना इतने पॉजिटिव यहां पर देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से यहां पर फिर क्या हुआ कि ग्लोबल साउथ या जितने भी ये कंट्रीज है ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और उसके अंदर सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया जा रहा है वो चाइना की तरफ से किया जा रहा है कि वो एक ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव हमें लेता हुआ नजर आता है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेते हुए नजर आता है, ग्लोबल इकोनॉमिक इनिशिएटिव लेते हुए हमें नजर आता है यहां पर चाइना, ठीक है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो ग्लोबल साउथ जो है यहां पर जितना भी यहां पर जिस तरह मिडिल पावर्स इमर्ज हो रही है, यहां पर अपना बैलेंसिंग डिप्लोमेसी को कर रही है, यहां पर सऊदी अरेबिया, कतर है, यहां पर यूएई है ना। तो अब देखा जाए तो लेकिन एक चीज और भी तो है ना, अगर वैक्यूम जो क्रिएट किया जा रहा है उसको फुलफिल करने के लिए सिर्फ चाइना जो है ना मत्था दे सकता है सिर्फ अपना, है ना। बाकी तो सारे जो है ना मिडिल पावर्स वो ग्लोबल पावर्स नहीं है ना, उनके पास ग्लोबल पावर नहीं, लेकिन वो इक्वली रोल प्ले करते हैं बैलेंस एक्ट के साथ, हर किसी के साथ अपने रिलेशंस को कायम किया हुआ उन लोगों ने, ठीक है। ये चीज हमें देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पर चाइना अपना रोल प्ले कर सकता है, बाकी जितने इमर्जिंग पावर्स है, ठीक है, वो अपना रोल प्ले कर सकती है। यहां पर उनको अभी अपॉर्चुनिटी है, इस चीज को यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहेगा वो हमारे पास एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है बिलोंगिंग टू डिफरेंट और आउटडेटेड टाइम, है ना, पुराने वक्तों का, है ना, कह सकते हैं आप, जमाने से हटा हुआ होना, फरसूदा, ऑब्सलीट, आउटडेटेड, है ना। इनर्शिया का मतलब होता है लैक ऑफ मूवमेंट, बिल्कुल जो है स्टैग्नेशन, एक जगह पर जम जाना, ठीक है, स्टैग्नेशन या पॉजिटिविटी कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिबेलिटेटिंग का मतलब होता है यहाँ पर काजिंग वीकनेस और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, कमजोर कर देने वाले, वीकनिंग को बोल सकते हैं। डिबेलिटेटिंग इंपोर्टेंट वर्ड रहेगा हमारे पास, एनाक्रोनिस्टिक हमारे पास इंपोर्टेंट रहेगा। उसके बाद हमारे पास है प्लॉजिबल का मतलब है सीमे, रीजनेबल या बिलीवेबल, काबिल यकीन या माकूल आप कह सकते हैं, क्रेडिबल, बिलीवेबल, जिसके ऊपर आप इत्मीनान कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं। इंसुलर का मतलब होता है नैरो माइंडेड को बोले, तंग नजरी को आप बोल सकते हैं इंसुलर, है ना। उसके बाद है नैरो या आइसोलेटेड को बोल सकते हैं। उसके बाद है कंस्टलेशन का मतलब होता है ग्रुप और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड थिंग्स, ठीक है, झुरमट को बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है क्लस्टर या ग्रुप को बोल सकते हैं। फ्लैटर का मतलब होता है टू प्रेज एक्सेसिवली और इनसे खुशामद करना, फ्लैटरिंग ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट या बटर अप करना, बटर अप आप यूज कर सकते हैं, बटर अप वर्ड, है ना। कंटेनमेंट वर्ड का मतलब होता है द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग स्प्रेड और बढ़ने से रोकना, ठीक है। कंटेनमेंट का मतलब होता है रोकथाम, रेस्ट्रेंट या कंट्रोल को बोल सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहेगा डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है यहाँ पर द एक्ट ऑफ स्कैटरिंग, स्प्रेडिंग, ठीक है। डिस्पर्सल का मतलब होता है क्या होता है, यहाँ पर बिखराव या फैलाव, स्कैटरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हैं। हेरल्ड का मतलब होता है यहाँ पर टू सिग्नल्स, अनाउंस समथिंग,
अनाउंस करना, प्रोक्लेम करना, ऐलान करना, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉन्स्क्रिप्टेड का मतलब होता है यहाँ पर फोर्स्ड इनटू सर्विस, जबरदस्ती भर्ती किया जाना, ड्राफ्टेड, ठीक है। डिसअल्यूजनमेंट का मतलब होता है डिसपॉइंटमेंट आफ्टर लूजिंग, फॉल्स बिलीफ, मायूसी, डिसपॉइंटमेंट आप कह सकते हैं, लेट डाउन कह सकते हैं। रिडंडेंट का मतलब होता है यहाँ पर फजूल, जो एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पर हमें एक्सेस या सुपरफ्लुअस। अब सुपरफ्लुअस हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपका वोकैब, ये आपके। उसके बाद टोटेड का मतलब होता है पब्लिकली प्रेज्ड या प्रमोटेड, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर जिसको जो बोला जाता है, पेश किया जाता है, ठीक है, हेल्ड, ठीक है। एनॉनिमिटी का मतलब होता है यहाँ पर द स्टेट ऑफ बीइंग अननाउन, गुमनामी या बिल्कुल ऑब्सक्योरिटी, जिसको कोई ना जानता, नेमलेसनेस आप बोल सकते हैं। स्टिंजेंट ऑलरेडी हमारा पीपीएससी के अंदर भी आ चुका है, एफपीएससी वन पेपर के अंदर यूज हो चुका है। स्ट्रिक्ट और या स्वेयर आप कह सकते हैं, सख्त या कड़ा, रिट, स्ट्रिक्ट को आप बोल सकते हैं। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।